हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने हर उस चाहने वाले की, हमारे हर उस दोस्त की फरमाइश को पूरा कर दिया जो चाहते थे कि शेख नासिर साहब हमारे स्टूडियो में आए। वो उन दिनों काफ़ी मसरूफ़ थे जिस वक्त सुपरवाइज़र ऑफ मालेगांव रिलीज़ होने वाली थी, तो वो मसरूफियत के बिना पर हमें वक्त नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ अब तो टाइम दे दो भाई, फिल्म रिलीज़ भी हो चुकी है और माशाल्लाह हिट भी हो चुकी है। तो फिर नासिर भाई आज हमारे स्टूडियो में आए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो कहेंगे हमारे शेख नासिर साहब ही कहेंगे कि उनका ये फिल्मी सफ़र, ये फिल्म का जुनून का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो आइए मिलते हैं शेख नासिर साहब से। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में टाइम देने के लिए और इतना वक्त निकालने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अकरम। तो अभी क्या मसरूफियत, अभी फ़िलहाल क्या चल रही है नासिर भाई? अभी मसरूफियत तो ये है कि बच्चे लोग का फ्यूचर का सोच रहा है थोड़ा कारोबार के लिए। तो अभी ज़्यादा उधर ध्यान है बच्चे लोगों का फ्यूचर के हिसाब से। तो अभी एक बात ये बताओ नासिर भाई, ये इससे हम लोगों को तो बहुत सारी बातें पता है कि हमने कैसे शुरू किया, ये सफ़र तुम्हारा कैसे शुरू हुआ, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले, फिल्मों से ही जुड़ने का क्यों सोचा आपने? आप इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, और भी कुछ कर सकते थे। तब शुरुआत हुई थी स्कूल में मेरी, मतलब तीसरी या चौथी में पढ़ता था। अच्छा। तो उस वक्त मैं तो शरारत तो थी शुरू से, बचपन से तो अलग, मतलब शरारती था। ये तो ठप्पा लग चुका था। तो उस वक्त एक प्रोजेक्टर पे फिल्म बताए थे घर में, अरे सॉरी अपने स्कूल में। अच्छा। ब्लैक एंड वाइट ही थी वो, चार्ली चिपलिनी की थी। ओके। तो वो देखने के बाद मुझको इतना ज़्यादा शौक हुआ था कि अब कब बताएंगे ये इसको। अच्छा। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में सब ये चालू हुआ था। ओके। फिर मैं कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था, पढ़ने से ज़्यादा देखने का। अच्छा। तो कॉमिक्स को मैं देखता था, वो अलग अलग कैसे फोटो का, हाँ फोटो, पहला फोटो, दूसरा, तीसरा फोटो में अलग अलग स्टोरी आ जाती थी। हाँ। तो कुछ कोशिश भी करा था मैंने उस वक्त बनाने की, कॉमिक्स का ऐसे पार्ट में। पहले ये हुआ, फिर लोकेशन उसके पसंद आते थे कॉमिक्स के। तो अब्बा जान मायापुरी लाते थे, तो मैं मायापुरी स्कूल में एक दोस्त था मेरा, मैं उसको मायापुरी देकर वो कॉमिक्स में उससे लेता था। अच्छा। तो हाँ, और कॉमिक्स को मैं छुपा के रख लेता था अपना बैग में, और घर पे लाके एकदम आराम से मुँह हाथ धो के एकदम फ्रेश होके खोल के आराम से एक एक पीस को ऐसे ऐसे देखता था, फिर एंड तक जाता था। अच्छा। तो शौक तो वहीं से शुरू हुआ था फिर। ओके। तो जिस टाइम की बात कर रहे हो उस टाइम में वीडियो पार्लर अपना शुरू हो चुका था कि नहीं? नहीं, उस वक्त नहीं हुआ था। अच्छा। उसके बाद हुआ फिर। ओके। हाँ, उस वक्त नहीं था ये। फिर स्कूल में ड्रामे वगैरह भी मैं करता था। तो उसमें एक्टिंग वगैरह करते थे? हाँ, एक्टिंग मैं तो उस वक्त तो शुरू से एक्टिंग का शौक था मुझको। डांस भी किया मैंने उस वक्त स्कूल में। पता है हमको बहुत सारा। हाँ। शौक खैर बचपन से था कि भाई कॉमिक्स पढ़ के उसके फोटो देख के एक स्टोरी अपने हिसाब से क्रिएट नहीं करते थे। यानी फिर ये कब जहन में आया कि यार मुझे फिल्म बनानी है? तो शुरुआत जो हुई तो अब्बा जान ने भेजे थे भाई को कुछ, मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लिए, हीरो बनने के लिए या कुछ अलग। हाँ भाई, बड़े भाई थे। तो उस वक्त जब वो आके बताते थे देखो ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, फिर नहीं हुआ, वो जो स्टोरी सुनाते तो वो दिमाग में बैठ गई थी बात कि यार वहाँ जाओ तो कुछ होता नहीं। और फिर भाईजान हर बार सुनाते अब ये होने वाला है, अभी होने वाला है, और कुछ नहीं हुआ। तो बहुत आस रहती थी हर बार कि ये प्रोजेक्ट मिला, नहीं मिला, अब नहीं करें। बॉम्बे में स्ट्रगल करे भाईजान ने। इस बीच में ऐसा हुआ कि वीडियो पार्लर शुरू हुआ अपना। अच्छा। एक वक्त आया था भाईजान जब वहाँ से आए थे, उनको कुछ डेमो बताना था बॉम्बे में। हाँ। किसी डायरेक्टर को। तो उस वक्त कैमरा आ चुका था मालेगांव में। तो एक पहचान के कोई थे अपने, तो उनसे मैं कैमरा लाया था। भाईजान की मैंने सबसे पहले शूटिंग भाईजान की मैंने किया घर में, सेट लगा के उनका छोटा छोटा से पीस। शक्ति का एक सीन था जो भाईजान बात करे, दिलीप कुमार बनने थे, और अमिताभ का बैग, मेरा बैग मैंने लिया था और कैमरा लगा के फिर वो डायलॉग मिक्स किया था। उस वक्त एडिटिंग मैंने उस वक्त सीखा था, ये VCR पे। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी और इतनी अच्छी बनी थी कि अब्बा जान ने भी देखे थे वो टाइम पे। 2-3 पार्ट थे उसके, गाने का सीक्वेंस था और एक डायलॉग का था, तो बहुत अच्छा बना था। तो वहाँ से जब किसी ने तारीफ़ किया तो बहुत हौसला मिला। तो वो होने के बाद हौसला बढ़ा। फिर पता चला कि एक एसोसिएशन बनी ड्रामा ग्रुप सिराज सर का। तो बड़ी खुशी हुई कि अब ये शुरुआत है, ड्रामा ग्रुप बहुत अच्छा था उनका सर का, और पूरा ग्रुप था, आसिफ सुबानी आ रहा। तो ड्रामे में मैंने इंटरेस्ट लिया। उस वक्त अपन साथ में भी काम करे फिर। हाँ। तो 2-3 ड्रामे में मैंने काम किया। फिर अनिस सरताज ने भी फिर ड्रामा करे थे।
मुझको ज़्यादा ऐसा रहता था एक रिकॉर्ड हो जाए अपना एक चीज़ का। और एक बीच में मैं छोड़ रहा था, मुझको एक शौक भी था फोटोग्राफी का। हाँ। तो मैं दोस्तों के साथ जाके, पहले तो गली के बच्चों से, गली के दोस्तों से शुरुआत हुई थी हमारी। राजू फूड स्टूडियो में अपना सलमान उसका कैमरा था, उसका स्टूडियो था। हाँ। तो वो उनके पास कैमरा था, और मेरा जावेद है, फारूक है, और 2-3 दोस्त ऐसे थे। तो साथ में साइकिल पे हम लोग जाते थे, और अलग अलग मतलब तेरा जैसे 30 कॉपी आती थी, इसमें 36 कॉपी कुछ आती थी, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। फिर अमिताभ का ड्रेस अच्छा ले लेना, मेकअप भी करना उसमें साथ में, गेटअप अलग अलग चेंज करके 5-13 ऐसा फोटो। तो जब वो आता था तो इंतज़ार करते थे कभी 20 दिन बाद आने वाला है। एक दफ़े तो ऐसा हुआ था कि फ़ोटो पूरा खींच लिए, पूरा दिन भर हमारा चले गया, और बाद में पता चला कि रोल पूरा खाली, कुछ आया नहीं उसके अंदर। एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ। उस वक्त कटिंग पेस्टिंग मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फोटो की मैं कटिंग पेस्टिंग करता था। अच्छा। मतलब मेरे फोटो में दूसरी हीरोइन का फोटो मिलाना, या दूसरों को हीरो का फोटो मिलाना, तो छोटे छोटे ऐसे चिपका के सबको बताता, तो सब खुश होते थे कि यार क्या बात है, बहुत अच्छा, किसको रियल लगता था किसी को। फिर मैंने ऐसे कोशिश किया कि अब खुद ड्रामा किया जाए। ओके। उस वक्त 2000 में हो जाता था ड्रामे, 2000 या 2500-3000 में। लेकिन जब मैं खुद प्रोड्यूस किया उसको, यानी 6000 रुपये लगे थे उसके अंदर, सबसे हाईएस्ट उसके अंदर। तो क्या वजह थी उसके इतने पैसे लगने की? मतलब वो पता नहीं था, जैसे रिहर्सल पे ज़्यादा ये पहले से रिहर्सल करना, चाय पानी जो भी है, और दूसरा एक्स्ट्रा मैं शूटिंग भी रखा था उसकी। तो जब मैं शूट किया तो मैं सोचा था इसका ट्रेलर लगाऊंगा मैं वीडियो पे। तो उसकी एडिट करके मैंने उसका ट्रेलर के लिए मैंने अंसार कट पीस सेंटर की ऐड लिया था। और फिर उसके बाद मैंने वो लिया था ऐड इस्माइल बीड़ी की। तो उसकी मैं एक बनाया था कि एक बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग रिंग में 2 हीरो है, एक हीरो और विलन मार खाता, हीरो मारता, तो बाद में वो जीतता। तो एक चाइनीज़ को रेफरी के लिए लिया था मैंने, वो शूटर वाले को, और पूरा सेट लगाया था बाकायदा उसका मैंने। और फरोक था उसमें जो विलन का रोल किया था बॉक्सिंग में, और एक सामने जो था हीरो। फिर लास्ट में जब जीतता तो पूछते उससे कि यार ये तू कितनी ताकत कैसे? तो उस वक्त बचकानी बोलो, कुछ भी बोलो, दिमाग में कॉमेडी कुछ रहती थी यार, बीड़ी पीता ना, बोले बीड़ी पीने से मुझको ताकत आती। तो एक अलग ही कॉमेडी थी, मतलब कॉमेडी का सेंस था अपने को थोड़ा। तो वो ऐड बहुत पसंद की है। फिर अंसार कट पीस सेंटर की एक ऐड बनाया था, जिसमें गब्बर सिंह, जैसे इरफान इलियास मेरे दोस्त थे। तो ये शूट हुआ ना, गब्बर सिंह का ऐड मैंने बनाया। ऐड इसलिए बनाया था मैंने कि ये ड्रामे में रख के मैं किसी को बताऊंगा, यानी ट्रेलर लगाऊंगा वीडियो में, तो लोग देखेंगे कि यार ये ऐड के साथ अच्छा, ये गब्बर सिंह को ड्रेस पहनाए। तो बसंती आई, गब्बर बोलता मैं नाच बसंती। तो बोले मैं ज़रूर नाचूंगी सरदार, तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। बोले तो बोले कपड़े कहाँ से खरीदे? बोले यहाँ से बहुत 50 कोस दूर किलोमीटर किदवाई रोड पे जो सबसे अच्छी दुकान है वो अंसार कट पीस सेंटर है, तो वहाँ से खरीदे। ऐसे ऐड बनाए थे। तो वो ऐड की एडिटिंग मैंने किया, शूटिंग किया, तो वहाँ से एक शुरुआत हुई एक शूटिंग की। और जब ट्रेलर में लगाते तो वो ट्रेलर इतना पसंद करते लोग, सिर्फ उस ऐड को ही देखने लोग आते थे, फिल्म देखने के लिए कि वो ट्रेलर वो लगाओ यार, वो लगाओ, अच्छा बना अच्छा बना। अब इस बीच ऐसा हुआ, देखते देखते फिर अतीक दिलीप कुमार, अरे वो तो पहले ही तुम्हारे कम मिट्टी पे हुए रहती हूँ, और अगर तुम्हारी ये हरकत की बंदा हुई तो तुम्हारे के मत जाए। वो एक फिल्म बना रहे थे, हाँ, जरा सी जिंदगी फिल्म बना रहे। तो वो देखे थे अपना वर्क आकर, तो बोले नासिर भाई अपने कोई फिल्म बनाना है जिसकी डायरेक्शन तुमको देना पड़ेगा। मतलब हाँ कोई बात नहीं ना। तो मैंने वो शूट किया था, इतनी मेहनत किया था मैंने, सेट लगा था बाकायदा उसका। वो 2 गज़ल मैंने फिल्माया था, शुरुआत यहाँ से किया था। दिल बहुत उदास है, दिल बहुत उदास है, वो बार गुजरे वक्त का। अब उस वक्त मैं कैसेट यूज़ करता था हाईटेक की। हाईटेक की कैसेट आती थी कम से कम 1000 रुपये या 900 या 1000 रुपये की आती थी, और पैनासोनिक की जो आती थी वो 100 रुपये की आती थी। तो मैं जब मैं शूटिंग स्टार्ट की अतीक भाई की, तो वो उनको लग रहा था कि जैसे बजट ज़्यादा जाएगा, ये महंगी कैसेट है, 1000 रुपये की है और वो 100 रुपये की आती। तो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से, मतलब वो फिर दूसरे वो खुद करे बाद में, वो ज़रा ज़िंदगी को। फिर से मैंने 2 काम किया था उसमें, गज़ल का 2 गाने बस, 2 हाँ 2 हाँ। ये गज़ल को सिराज सर ने देखे, उनको बहुत अच्छा लगा कि यार ये गज़ल इतनी अच्छी फिल्म आई है। और उस वक्त वो एक फ़िल्म बना रहे थे दहशतगर्द, वो डैम के पास पहले गए, फोटो स्टूडियो डैम भाई, राजू फोटो स्टूडियो। तो उस वक्त वो बिजी थे या किसी काम में थे, उनका कैमरा था लेकिन उनका कुछ जमा नहीं, शायद वो कहीं बिजी होंगे वो। तो सिराज सर मेरे पास आए और आसिफ सुबानी,
कि यार ये एक प्रोजेक्ट है दहशतगर्द, इसको आपको फिल्माना है। तो मौला साहब देखो मैं जब करूँगा तो मेरा अपना तरीका है, अब आपकी उम्र इतनी है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरा तो बोले नासिर तू जैसा करेगा, तू जो बोलेंगे हम वो सुनेंगे, तेरा काम हमको पसंद आया जो हमने देखे। तो फिर मैं स्क्रिप्ट पहले लिया, तो स्क्रिप्ट को पहले मेरे हिसाब से मैंने चेंज किया, इसलिए कि मेरा वीडियो पार्लर था, मैं फिल्में लगाता था वहाँ पे, तो फिल्में देख देख के मैंने डायरेक्शन सीखा था या एडिटिंग सीखा था। उस वक्त तो मैं डायरेक्शन पे समझ जाता था कि यार ये फिल्म कैसी होंगी या क्वालिटी कैसी होंगी, तो वो फिल्में देख देख के तो डायरेक्शन मैंने सीखा था, इसलिए सब मेरा प्लस होते गया था इसके अंदर ही। तो मैं जब दहशतगर्द शुरू किया तो सर ने बहुत कोऑपरेट किया, पूरी टीम ने कोऑपरेट किया। फिर उनकी हाईटेक की कैसेट मैंने यूज़ किया। अच्छा। तो पूरी शूटिंग हुई, एडिट हुआ, वो आर्ट फिल्म थी। आज भी मालेगांव में ये लेवल की फिल्म है ही नहीं, और कोई बनाया ही नहीं उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त जब शूट किया तो बहुत कंसंट्रेशन से, सेंसिटिव फिल्म थी वो, आर्ट फिल्म थी। इसकी खास बात थी, मेरी एक जिद थी कि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हो। एक वीसीआर था, वीसीआर में सहूलत थी नहीं कि इसके अंदर दो आवाज़ आए एट ए टाइम। एक टाइम में एक ही आवाज़ आती थी, ऑडियो एक ही था, दो ऑडियो नहीं था। लेकिन किस तरह सर करा मैंने, मुझको आज भी समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने उसका प्रीमियर कार्ड बिक गया। दूसरे दिन ईद के दिन उसका प्रीमियर था, और रात में चांद रात पे हम लोग, फार्मेसी कॉलेज है, तो वहाँ पे उस्मान गरी रीगल वो पूरा सेटअप लाए बजाने का और डबिंग। तो वीसीआर, दो वीसीआर रख के मैंने पूरा एडिटिंग, मतलब वायरिंग जोड़ के ऐसे ऐसे, और जगह पे उन लोगों ने बजाए। अच्छा, लाइव बजाए, और मेरे ऑडियो भी चल रहा है उसमें, साथ में वीडियो अपना आवाज़ भी और म्यूज़िक भी। तो सवेरे 5 बजे तक के वो हमने वो पढ़े, और डायरेक्ट नमाज पढ़ने ईद। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो। कौन हो? समझौता करोगे तो तुम्हारा दोस्त, और दुश्मनी मोड़ लोगे तो तुम्हारी मौत। तो अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त की मेहनत जो थी हमने करे थे, वो जब देखे दहशतगर्द लोगों ने पसंद किए, प्रीमियर हुआ उसका, तो बहुत खूबसूरत फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी, और वहाँ से इतना हौसला मिला, सब लोग आए थे देखने के लिए। वो फर्स्ट फिल्म थी जो मुकम्मल थी, और सब ने कॉपरेट की इसकी वजह से। सिराज सर, आसिफ सुबहानी और अपना मोइज़ बादशाह साहब जब भी बन पाए सब। हाँ, इतना कॉपरेट किए उन लोग, एक लफ्ज़ भी नहीं बोले मुझको कि देखो नासिर ऐसा ऐसा, जबकि उम्र मेरे कितना फ़र्क था। सही बात है। तो वो फिल्म जब बनी तो उसके बाद से फिर गैंगवार है, फिर मौत का सौदागर है, फिर आज का मुगल आज़म में 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे हुए, फिर रिहर्सल हो गया अपना, और बहुत कम में मैंने करके दिया ये सब। फिर फर्स्ट मुलाकात तो टाइम दहशतगर्द में वो फिल्म जो कंप्लीट बनी थी, उसमें कितना खर्चा आया था उस वक्त? उस वक्त 10 से 15 हज़ार रुपये आ गया था उसमें। 10-15 हज़ार में हो गया था? हाँ, 10-15 हज़ार में पूरी फिल्म कंप्लीट। फिर भी वो टाइम 10-15 हज़ार आज के 1.5 लाख रुपए बोल सकते हैं। बहुत हार्ड वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा। और वीसीआर में एक बात बोलूँगा, वीसीआर मेरे पास 2 था। तो जब रात में 12 बजे पिक्चर छूटती थी तो वो ले जा करके मैं एडिट करता था, रात भर एडिट करता था मैं। 1 महीना लगा था मुझको एडिट के लिए पूरा, यानी एक परत पे दूसरी परत, दूसरी परत पे परत, एक कैसेट से दूसरी की तीसरी कैसेट, ऐसे 12 कैसेट, यानी 5-6 कैसेट बनती थी, उसमें सिलेक्ट करना और उसको वो इसके एक के बाद कंटिन्यूटी। तो ये सब मेहनत देखो बहुत हार्ड करना पड़ा मुझको। तो नासिर भाई चाय भी पीते रहो साथ ही साथ। चाय कहाँ से आगे, कॉफ़ी करते हैं, कॉफ़ी पीते रहो। ये कॉफ़ी नहीं चाय लग रही मुझको। चाय जैसी है मगर कॉफ़ी हो। अबे चालू है क्या है? अबे इसको क्यों लेके आया तूने? चलो ठीक, कॉफ़ी कर, चलो कोई नहीं। हाँ तो ठीक है, जैसे नासिर भाई ये अपना हो गया दहशतगर्द का, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि जब मैं सऊदी अरब से आया तो मुझे मालूम पड़ा कि यार नासिर भाई ने ये पिक्चर बनाया है, वो बनाया। फिर मैं देखा भी अतीक के गाने जो बनाए थे अतीक सर के, वो तो बहुत ही आर्टिस्टिक था। अतीक सर के जो गज़लें थी वो तो बहुत आर्टिस्टिक थी। बहुत उदास है वो बार गुजरे वक्त का, नजर के आस पास है, दिल बहुत उदास है।
फिर उसके बाद में शोले का दिमाग में कैसे आया कि मुझे शोले फिल्म बनानी है? तो उसके बाद सलीम जेकी ने वो दहशतगर्द के बाद ऑफर किए हाँ, गैंग वार। हाँ, उस वक्त तो अपना आना हुआ सऊदी से, बराबर। तो उनको पसंद आ गया, बोले विलन तो मिल गया बोले अपने को। तो फर्स्ट टाइम अपने साथ में काम किए थे। गैंग वार एकदम अच्छी बनी थी, वो एक्शन मूवी थी पूरी, तो बहुत अच्छी वाकई। हाँ, उस वक्त की एक्शन फिल्म थी। फिर वो एक आर्ट फिल्म बना चुका था मैं। उसके बाद मौत का सौदागर एक थी आमीन भाई की, बेचारे वो भी बहुत जुनूनी थे, बहुत अच्छी राइटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट थी उनके पास। तो वो भी मुझको बोले तो एक फिल्म बनाए उस तो पे। बड़ा मजेदार किस्सा है, मेरे को हीरो लिए थे मेरे डायलॉग ही नहीं पिक्चर है, मतलब आमीन भाई यार मेरे डायलॉग नहीं है। हाँ रुक जा, तेरे को डायलॉग देता हूँ, जबकि मेन हीरो मैं। अब मैं बोला लिखो, तो लिख के दिए, खाली जी डैडी ऐसा जितना लिख दे, बोले तेरा डायलॉग है। अरे मतलब नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था सही। यानी देखा जाए तो हर फॉर्मेट की हाँ बना चुका था मैं। अब मैं ऐसा सोच रहा था मैं खुद एक प्रोड्यूस खुद करूँ, डायरेक्शन दूँ उसका। तो मेरे दिमाग में शुरू से तो फिल्म था ये सब, और इत्तेफाक से कैसा हुआ, इरफान इलियास थे, तो गब्बर सिंह तो मिल गए थे मुझको। लग ही रहा था कि यार ये गब्बर है, अब यहाँ से शुरुआत सोचने की करते हैं। तो एक फ़ोटो ला के दिया था मुझको शकील भारती ने। अच्छा। तो मुझको बोला यार शोले का अगर तू सोच रहा बनाने का, तो एक अमिताभ अपने पास है, मतलब बता फोटो। तो फोटो जब बताया तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि यार गेटअप वैसी है, क्या बात है। और ये फिल्म मालेगांव के शोले, ये नासिर भाई की अपनी खुद की फिल्म है, जिसमें ये बहुत तन और मन और धन से मेहनत कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देते हैं। तो कम से कम मैंने 1-2 महीने तक मेरे पास रखा था, और कोई भी आता था उसको बताता देख पिक्चर बना रहा मैं ऐसा, जिसमें ये अमिताभ है। तो वो बहुत खुश होते थे, क्या बात है यार, अमिताभ लग रहा, गब्बर लग रहा है। आप देखिए, आप लोग ये धर्म साहब हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, जब देखो गड़बड़ करते रहते हैं। क्या करेंगे हम? अब तो दोनों को देखूंगा मैं। लेकर मुझे आते हुए देख रहे हैं, आप दोनों को देखूंगा। लेकिन बस कमी थी मुझको धर्मेंद्र की। अच्छा। और उस वक्त मेरे संबंध तो हनीफ भाई से हो चुके थे। तो हनीफ भाई तो ठाकुर का मैंने सोच कर रखा था, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो अपना ठाकुर का रोल है वो हनीफ हमदानी। हाँ। तो वो तो ठाकुर और ये एक सिर्फ धर्मेंद्र रह गए थे, जिसमें मैं तलाश चालू थी मेरी, क्या अगर वो मिल जाए तो मेरा एक शोले का एक मेरा जो दिमाग में है वो। तो इस पीरियड में मैं मोबिन को भी बोला कि देख मोबिन, मेरे उस वक्त अलीम से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मोबिन से जब हुई थी तो मोबिन शर्मा गया, वो सोच रहा था कि यार ये मजाक कर रहे शायद मेरी, मतलब डायलॉग बोल के बता थोड़ा धर्मेंद्र का। तो वो शर्माने में ये नहीं करा उसने। इसी बीच में मेरी ना दोस्ती थी, शायद पहले से ड्रामे के टाइम से थी, फजल आरफी से। अरे रुको, क्या हो गया इसको? अरे इसको मिर्गी आ गई चीचा, मिर्गी। अरे अगर इसको मिर्गी आई है ना तो मोजा मत सुखाओ, इसको जूता सुंघाना पड़ेगा, जूता। तो फजल आरफी ने इत्तेफाक से ना एक मुलाकात थी, तो वो मैं आए घर पे मेरे ईद के पीरियड में ऐसा कुछ, तो उसको लेकर आए थे अलीम को। तो बोले यार ये मेरा दोस्त है। तो मैं तो हर बार गौर करता था कि यार ये किसका चेहरा किससे मिलता, क्या मिलता। तो वो तो बेचारे तो ऐसे थे, तो हंसमुख इंसान है, कभी भी शुरुआत उनकी एक शुरुआत होती तो बंद ही नहीं होती फिर अलीम ताहिर की। तो जब मैं बोला यार धर्मेंद्र का डायलॉग जरा बोल के बता, तो जब बोला तो मुझको इतनी खुशी हुई। हम मुबारकबाद देते हैं, इन्होंने वाकई मालेगांव के शोले बनाकर आप देखिए, आप लोग अच्छा काम किया। ये धर्म साहब हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। मतलब यार ये अब मेरा मुकम्मल हो गया, मतलब इनको ना कल तू लेकर आ। तो फजल ने फिर घर वीडियो पार्लर पे लाए, फिर मैंने बताया कि देख मैं शूट कर रहा है ऐसा। तो अलीम ताहिर भी खुश हो गया कि यार मैं करूँगा, कोई बात नहीं है। फिर सब रेडी हुआ, फिर माहौल एक बना। और डायलॉग के लिए अपना हामिद सुबहानी ने शुरुआत में मेरे को बता दिए 25-25, फिर बाद में अपना इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें। फिर अपन बैठ के फिर लिखे। गब्बर सिंह वो साला लफड़ेबाज, सुना है मालेगांव की म्युनिसिपैलिटी ने उस पर इनाम रखा है 2251 रुपया। लंगड़ा या लूला, और तुम्हें इस हराम के टके को मेरे लिए पकड़ना है। अभी तुम्हारा राइडिंग में भी शामिल है। तो एक शुरुआत 10,000-15,000 में फिल्म बन जाती, तो इसको 50,000 रुपये लगे। 50 लग गए। एक ही शॉट लेना है तो दूर जाके एक दिन में 1 शॉट 2 शॉट, बस इतना ही मैं करता था। पूरा दिमाग में था, एडिटिंग मैंने किया था, मेकअप भी मैंने किया था उसमें, और डायरेक्शन भी, और पैसे भी घर से लगे थे। पूरा A to Z मतलब पूरा इन्वॉल्व था, मतलब फिल्म में रात दिन मेरा वो सोचना था, और बहुत मेहनत किया था।
बीच बीच में मेरी जैसे बहस भी हो गई थी भाईजान से कि इतने पैसे लग गए, पैसे तेरे ज़्यादा लग गए फिल्म में, कैसे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया था भाईजान देखो अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं ये कैमरा बेच डालूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस तो नहीं था लेकिन इतना था कि यार चल जाएंगे, इतना तो निकल जाएगा ऐसा, तो मैं इसके बाद ये फील्ड ही छोड़ दूँगा। अच्छा। लेकिन वो जब फिल्म लगी और चली, तो वो तो हिस्ट्री होगी बाप वो रे, फिल्म बहुत की। जबरदस्त था मामला। ओडे में तो माहौल ऐसा, हर गली हर चौक हर नुक्कड़ पे वो पिक्चर की बातें होती थी और चारों शो हाउसफुल जाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी, नहीं तो आमतौर पे मेटनी उठनी कोई देखता उगता नहीं, 3 6 से 9 10 वाला 12 वाला ब्लैक हुआ उसका, वो ब्लैक फिल्म का होता था। ब्लैक और हुआ। यानी 4 महीने चली थी ना मेरे ख्याल से कंटिन्यू। 2 महीना हाउसफुल चली थी। 2 महीना हाउसफुल चली थी लेकिन फिर भी लगी 50,000 में वो फिल्म बनी थी और 2 लाख 60,000 की कमाई हुई थी उसकी। हाँ 2 लाख। 60,000 में बनी हाँ। थी। लेकिन जो पिक्चर बताया गलत बताया, मैंने कुछ भी नहीं लिया है, वो बुलेट बताया कि वो तो अपनी अच्छा, वो बुलेट, तो खैर बहुत सारी चीजें फर्जी लेकिन भी रखते मैंने थे। कुछ भी नहीं, पार्टी दिया मैंने, हाँ हाँ बराबर। जिसका लेना देना था वो बराबर, मतलब। नहीं लेकिन बहुत अच्छी। और वीडियो पार्लर का भी था उसमें, जैसे अपने वीडियो पार्लर पे फिल्म हाँ, लगा रहे उनका की वजह अपना पार्लर था, इसकी वजह से वो फिल्म चल सही है, गई। सही है। एक खास बात ये है अकरम भाई कि उसको एक और बढ़ावा, एक अच्छा सा कहाँ से मिला मालूम है फिल्म को। एक बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, थोड़ा टेंशन हुआ था, तो कर्फ्यू लगा था अच्छा मालेगांव मालेगांव में। तो उस वक्त मैं फिल्म बेचा भी नहीं था। ओके ओके। हाँ, कर्फ्यू छूटा, मेरे दिमाग में बस आया कि यार ये फिल्म को ना भी केबल पे जैसे कर्फ्यू लगा रहता, चैनल चालू हुआ था, मालेगांव न्यूज़ चैनल चालू हुआ था या मालेगांव केबल, आधे घंटे के लिए वो कर्फ्यू छूटा था। तो फिल्म को मैं लेकर गया, कैसेट को, VHS को, शोले को, और उनको दिया, मतलब ये फिल्म लगाओ। और मालेगांव में जैसे कर्फ्यू लगते उस वक्त जब अंदर रहते, तो वो जब लगाए उसके दूसरे दिन सिर्फ चर्चा था मालेगांव में। शायद याद होगा तुमको ये चीज़ का कि लोग बोलते थे कि यार ये पुलिस वाले भी बोलते थे कि हंसी की आवाज़ कैसे आ रही है अंदर से, सब लोग मतलब। हाँ बोलो कहाँ जाना है, खड़की दसाना, मालेगांव या रामपुर, बोलो बोलो। ए बाबू कभी तांगा नहीं देखा क्या? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं कि बैठे आप से निकल दिए, समझे? हाय ठाकुर साहब, यहाँ आने में तकलीफ हुई ना? हाँ हाँ बहुत तकलीफ हुई ठाकुर साहब। काफी छोटा मकान है, पटरियां भी सड़ गई है। वैसे कौन कौन रहता है यहाँ पर? यहाँ टपोरे चाले नहीं करना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो खुद ही निपट लेना, मुझे मत बुलाना। लो चाबी। अब मैं इसे घुमाता हूँ। तो कर्फ्यू में सब हंसी का माहौल एक हो गया था कि यार लोग घर में बैठ के, यार अपनी को जो नहीं भी जाता वो भी वो टीवी जब देखा तो वो अपना मालेगांव के शोले का एक अलग माहौल बन गया था मालेगांव में। हाँ वो टाइम बहुत है, और काफी लोग मिल के मुबारकबाद भी दिए थे ना उस टाइम पे। यार क्या कमाल, अच्छा है ना ऐसे टाइम पे फिल्म लगना जब सब टेंशन में, हाँ। माहौल खराब है, झगड़े हो रहे, फसाद हो रहे। और जब मिलते तो बड़ी खुशी होती थी, जब पॉजिटिव बात करते थे कि यार हमको अच्छा लगा और कोई वल्गर नहीं था उसके अंदर। तो अपन ने जो काम किए, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कि जिसमें कोई वल्गरिटी हो या डायलॉग वैसा हो, फैमिली फिल्म रहती थी। तो नासिर भाई जैसे शोले फिल्म जैसे कितने महीनों में बनी थी? ये मुझको लगता जहाँ तक याद आ रहा है 2-3 महीने में मैंने किया था पूरा। 1 महीना तो एडिटिंग का है, 2 महीना शूटिंग का पूरा ऐसा। यानी कुल 4 से 5 महीने। हाँ ऐसा। हाँ तो सबसे मुश्किल शूटिंग कौन सी लगी थी शोले फिल्म की? कौन सा सीन या कौन सा ऐसा था जो फिल्माने में बड़ी तकलीफ हुई हो? वो एक ब्रिज का था, लास्ट का जो सीन था ना, मुझे भी लगा था वही। हाँ क्योंकि वो उसको ना देखो, वो एक दिमाग में बैठ जाता है ये फ्रेम होना चाहिए या ब्रिज होना चाहिए। तो ब्रिज को कई दफ़े देखा मैं, कई ढूंढा, वैसा मिला नहीं। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि एक जैसे अपना ब्रिज बना भी नहीं सकते, ले जाके टूट गया, किसी को लग गई, तो 2 चाक की गाड़ी आती हमाल लोगों की, ऐसे जो आज भी है शायद, वो 2 चाक की लंबी वाली जो रहती, तो उसको मैंने ट्रॉली पे रखा। वो ट्रॉली ले कर गए वहाँ पर अपना एक जंगल में, जैसे ये पहाड़ी इलाके में, और बीच में जो गैप आते थे, गाड़ी के बीच में गैप रहते, तो उसको भरने के लिए एक अलग से मैंने वो पटरी सब लिया, बीच बीच में गैप भरने के लिए। वो भी साथ में पटरी लिया कि बीच बीच में इसको रख देंगे और ब्रिज जैसा हो जाएगा। तो वो गाड़ी को पूरी ऐसे ले के गए
और उसको भी एक ऐसा सिचुएशन दे के वहाँ रखे उसको, और बीच में गैप भरने के लिए सब पटरी रखे, और 2 बाम्बू ऐसे एक्स्ट्रा सब ले करके उसको बना उना के पूरी ब्रिज बनाए उसकी। वो बड़ी तो उसमें हाँ, जाहिर है कि वो पूरा सेट ही लगाना पड़ा, पूरा सेट देखा जाए लगाना तो। पड़ा उस वक्त। तो पहली बार ऐसा सेट आउटडोर का सेट लगाया अपने वो चीज़ का। नहीं वाकई में वो सीन, और लगता भी बाकायदा हाँ। कि ब्रिज से ही भाग के आ रहा बच्चा ना, उसको गोली लग रही। तो ये कंप्लीट होने के बाद नासिर भाई, जैसे एक हौसला मिला होगा कि यार लोगों ने इतना सराहा फिल्मों का हमारी, शान का ख्याल कैसे? मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से हर बार। मैं ये ज़्यादातर फिल्म की शूटिंग मैंने, जैसे जंगल बोलो या फिर पहाड़ी इलाका बोलो, सब आउटडोर मैंने शूटिंग किया था, लेकिन मेरे लिए चैलेंज था। अच्छा, मैं बीच में एक भूला चीज़, बोलो। पहले जैसे दहशतगर्द मैंने बनाया, तो वो दूसरे का कैमरा ला के मैंने शूट किया था। तो भूपिंदर है, वो कैमरा दे दिया था मुझको, मेरा काम देख के, क्या नासिर तू शूट। इस बीच में फिर वो दहशतगर्द जब बनी तो भाईजान राज़ी हो गए इस चीज़ के लिए काम कर सकता। तो मतलब देखो भाईजान, मैं शादी की भी शूटिंग करूँगा, मैं ये भी काम करूँगा, तो तुम मुझको कैमरा दिला दो। तो VHS मुझको कैमरा दिला दिए थे। तो मैं शादी की, इस बीच में शादी की ऑर्डर भी करता था, शूटिंग भी करता था मैं। ये पोर्शन बहुत भूल गया था बीच में। अच्छा है। हाँ, हाँ, तो तो फिर एक तरह से वो बिजनेस भी शुरू हो गया था अपना। हाँ, तो फिर मैं वीडियो पार्लर में भाई लोग संभाल रहे थे उसको, फिर मैं शूटिंग करके फिल्मों की बोलो या फिर शादी उदी की, तो इसमें मैं बिजी हो गया था। कि शोले का चैलेंज था आउटडोर का, अब मेरे सिटी में मुझको करना था, और मेरे दिमाग में था GP सिप्पी का काम पसंद आया था मुझको, शोले जैसे मल्टी फिल्म थी, मल्टी। देखो आज पता चला है ये चीज़ का एक्शन मुझको बहुत पसंद आता था शोले का, और अब जाके अब मुझको ये पता चला बीच में कि वो शोले का जो एक्शन सीक्वेंस है वो बाहर से बुलाए थे टीम किसी। फिर मैंने बोला यार शान जो है ना अपना यहाँ पर ये सिटी में बनाते इसको, और GP सिप्पी ने जो शोले बनाए थे, शान बनाए थे, तो फिर मैं इनको लेकर ये टीम को, सिर्फ इसमें से धर्मिंदर बदलेगा, वो शत्रुघ्न सिन्हा इत्तेफाक से मेरे जो चाचा थे, अलियार भाई। तो वो मुझको वैसे ही लगते थे और राज़ी भी हो गए बेचारे उस करने के लिए। और इस बीच में ऐसा हुआ कि यार विलन कौन रहेगा, तो मैंने बोला इरफान तू रहेगा। तो इरफान बोले यार मैं तो सोच रहा था सुनील दत्त का मुझको रोल देंगे, या तो मैं बोला, तो बोला मैं कैसे, तो बोला तेरे को बाल उतारना पड़ेगा। तो फिर वो उसका चट्टान करे, जब जाके उसको खुद लगा कि यार मैं ये शाकाल का भी लग सकता। टेक दो, अपनी अपनी टेक दो। तो पूरा सेट लगा उस वक्त, उस पीरियड में अपने वीडियो में सेट लगा, वीडियो उस पीरियड में वीडियो पार्लर बंद हो गया था, तो एक पूरा हॉल खाली था, तो मैंने उसमें सेट लगाया था। मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार वो गोल घूमता हुआ वो चक्का पूरा वो मुझको चाहिए, गोल घूमता हुआ, कोई भी हालत में मुझको वो ना। तो बाकायदा उसका RCC करके खड्डा करके उसके अंदर पाइप लगा के उसके अंदर बैलगाड़ी का चाक मैंने उसमें लगाया था, और उसके ऊपर 4 कुर्सी ऐड किया था, और भंगार से सब ला के उसका वो पूरा सेट मैंने लगाया था उसका। और बाद में वो सब बच्चे लोग, भाई लोग ऐसे घुमाते थे उसको, वो घूमता था। तो एक वो चैलेंज था मेरे अपने आपके साथ। तो वो फिल्म भी जब लगाए, अच्छा फर्स्ट टाइम जब फिल्म लगाया मैंने शोले, तो पुलिस परमिशन लिया था मैंने फिल्म लगाने के लिए, तो उस वक्त दे दिया था। पुलिस अफसर भी आया था उस वक्त अपने प्रीमियर के टाइम पे। वो है ना, वो वीडियो भी है मेरे पास। तो कई लोगों ने बोले मालेगांव का नाम क्यों दिए। अच्छा, तो मतलब अगर ये मैं पिक्चर बनाता आग के शोले, तो कहाँ की है किधर की मालूम नहीं पड़ता, ये अपनी होना चाहिए कि मालेगांव का। तो एक दिमाग में मेरे आया था वो, क्या मैं बोला है मालेगांव के शोले इसका रखेंगे। तो एक मालेगांव का शोले, फिर मालेगांव की शान, तो एक वो एक इमेज बन गई, मालेगांव ब्रांड बन गया मालेगांव का। तो ये बड़ी खुशी हुई चीज़ की वो टाइम पे अपना जो लड़ना था या फिर अपनी जिद थी कि नहीं यार यही होना चाहिए। आज समझ, हाँ आज वो देखो अल्लाह ताला ने उसका सिला दी। अब शान बन गई। अब मैं बोला फिर परमिशन लूँगा ईद पे। देखो ईद का टाइम तो अभी शुरू हुआ सलमान खान, उस वक्त अपन ईद पे लगाते थे कोई फिल्म, तो एक माहौल अच्छा सा बन जाता। फिर परमिशन के लिए गए, तो उस वक्त ऑफिसर SP जो थे बोले नासिर भाई लास्ट टाइम मैंने दिया था,
अब परमिशन लेके तुमको सेंसर करवाना पड़ेगा इसको फिल्म को। मतलब कोई बात नहीं, मुझको थोड़ा मालूमात थी, मैं बॉम्बे जाता आता था मैं कैसेट लाने के लिए, मतलब कोशिश करता चलो बॉम्बे गया तो वो बोले ठीक है 2000 में अपना हो जाएंगी, 2000-4000 में सेंसर हो जाएंगी। बोले मैं अप्लाई किया, अब वो बोले VHS है, इस पर नहीं होता, आवाज़ का प्रॉब्लम है, फिर लेट हुआ। ऐसे लेट करते 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 1 साल हो गया पूरा। बाप रे, तो हर बार सुधार के लिए आना पड़ता था दोबारा? कुछ ना कुछ फॉल्ट आया या फिर एक्सेप्ट नहीं करते वो सेंसर बोर्ड। वो टाइम पे ऐसा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि VHS किसी ने लेकर गया और उसको सेंसर करवा रहा। उनके लिए भी एक अलग तो उनके लिए वो नयापन था वो चीज़ का, क्योंकि प्रिंट डल थी, आवाज़ का अपन डबिंग नहीं करते थे उसके अंदर, फिर क्राउड का, फिर स्टोरी में अपन पैरोडी की है उसके अंदर। तो मेरे को इतना थक गया था मैं वो चीज़ के लिए, मेरे पास सब पैसे खलास हो गए उस वक्त, कुछ भी पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरा लास्ट में एक प्रोजेक्टर बचा था जो कि वीडियो पार्लर मेरा बंद हो गया था, तो मैंने वो बेचा, मैंने यहाँ से लेकर गया। और सिचुएशन देखो ऐसी बनी, प्रोजेक्टर इतना बड़ा आता था, ये हाइट उसकी इतनी 3 लेंस आता था उसमें। तो मैं बोला यहाँ तो बिकेगा नहीं, अब इसको बॉम्बे में जाके बेचते, चोर बाज़ार में बेच डालेंगे, मतलब क्या करेंगे, थोड़ा कीमत आ जाएंगी उसकी। तो उसको मैंने सना ट्रेवल्स में रखा, बस में रख के, और सीट पे आगे रखा। और पहले क्या होता था, बॉम्बे में चेक होती थी, गाड़ी चेक होती थी कि क्या लेके जा रहे क्या। और ये प्रोजेक्टर था USA का। अब वो चेक करने वाले वो ये तो प्रोजेक्टर ले लेंगे जो कि किसका है क्या है, फिर रुक जाएगा मामला। तो वो जब मैं सीट पे रखा और एक चादर उसके ऊपर ऐसे उड़ा दी, तो ऐसा लगा, यकीन मानो सिचुएशन, हार्ट बीट बढ़ गई थी मेरी। ऐसे घूमते घूमते मेरे पास, और ऐसे फट से मेरे पास आने जैसे ही पहुंचे वहीं से टर्न ले लिया ऐसा। चद्दर की वजह से कोई सोया होगा ऐसा। जब गाड़ी चली तो मेरी हार्ट बीट कम हुई, मतलब यार अब बचे। फिर वो बिका सिर्फ मेरा 4000 रुपये में लास्ट। मैं सोचा था 10-15 हज़ार में बिक जाएगा प्रोजेक्टर, तो वो बेचा। और लास्ट में एक सेंसर लास्ट में वाला ट्राई कर लेते, उसको सेंसर मैंने करवाया और फीस वापस भरना पड़ा। ऐसे उसमें 10-15 हज़ार रुपये और खर्चे हो गए थे मेरे सेंसर में। हर बार वो रिफ्यूज़ होता था, रिफ्यूज़ के बाद अप्लाई करना पड़ा था हर बार। तो फिर वो सेंसर होने के बाद 1 साल बाद मैंने वो फिल्म लगाया। जब मैं इतना थक गया इसके अंदर कि सेंसर करवाना, ये इतना, उसकी वजह से मेरा दिमाग में थोड़ा माइनस आ गया कि यार ये इतना करने के बाद फिर वो फिल्म लगी, वो चली, वो जितना रिकवर हुआ उतना। उसके बाद से फिर मैंने सोचा अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं ये थक चुका, ये मैं अब नहीं कर सकता। अच्छा, इस बीच में ऐसा हुआ कि शोले शान देखे किसी ने, आसिफ अलबिल्ला की ऑडियो, खानदेश की बारात जब ये सब ऑडियो थी, उसका एक अलग मार्केट था खानदेश का, उनका ऑडियो का। साजिद जो धूलिये वाले साजिद भाई खंसा, तो ये बेचारे आते थे मालेगांव में। ये मैं इनको बोला था ऑडियो निकालो इसका, शोले का, मालेगांव के शोले का भी ऑडियो निकालो, इसमें डायलॉग अच्छे कॉमेडी है। तो बोले एक काम करते, ऑडियो नहीं, इसको वीडियो कुरनाल को बेच डालते। बोले अपन ले लेंगे, बता दो उनको, लेता हूँ। मैंने जब जाके बताया तो फट से राजी हो गया। उस वक्त मेरी वो पिक्चर 40,000 रुपये में मैंने 20 हज़ार रुपये में दे दिया था मैंने, शोले 20 में और अपना शान 20 में। तो जैसी 40 मिले वैसे मैंने कंप्यूटर ले लिया। अच्छा, मैं बोला भैया थोड़ा टेक्निक के हिसाब से चलना पड़ेगा, एडिटिंग VCR to VCR में थक गया, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आए काम में मेरे। उसके बाद कुरनाल वाले ने मेरे को ऑफर कर दिया, ये ऑडियो खानदेश की बारात की और आसिफ अलबिल्ला की, इसके वीडियो बना के दो मुझको। हाँ, जबकि वो काफ़ी हिट हो चुके थे। हाँ, उसके वो ऑडियो हिट था उसका। तो फिर वो आसिफ अलबिल्ला से बात हुई तो बोले चलो करते हैं। आसिफ ने बोले मैं कौन सा रोल करूँ, बोले मला आसिफ भाई तुम तीनों रोल करेंगे। बोले तीनों रोल कम से कैसे कर सकता है, जैसे लेडीज भी मैं खानदेश की बारात, ओके, खानदेश का जवाई भी डबल रोल भी था उसमें, क्योंकि एक ही आवाज 3-4 निकालते थे ना, जैसे लेडीज की भी वही निकाले, खानदेश की अपना जवाई का भी वही, या फिर वो जैने का भी वही। तो कंफ्यूज थे कि यार VCR का मामला है, ये मैं 3 रोल कैसे कर पाऊंगा। टेक्निक मेरे दिमाग में थी कि मैं एडिटिंग में कवर कर लूंगा। तो खानदेश की बारात और जवाई इतनी अच्छी बनी, आज उसका रिकॉर्ड है। सलाम वालेकुम रे दादा। अरे वालेकुम सलाम रे। अरे क्या रे, किसी का आना होगा कुल से, वो कुल से। अरे ये औरत भी ना सुनती नहीं बैठा दादा, मैं अब भी आया। हाँ मैं बैठ रहा, आ जाता। कुल से, ओ कुल से, क्या कह रहे जी? अरे वो समझी आगा, अब कुछ ना कुछ तो अच्छा बुरा पकाना ही पड़ेगा ना। अरे अल्लाह, अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं, नमक तो मैंने बाजू वाली के यहाँ से लाई। एक काम कर, दाल पका ले, हैं? और हम जैसे खाने बैठेंगे ना तो भगोना फेंक दियो। मैं कहूँगा क्या गिरे वो, तूने फट से कहना पुलाव गिरेगा, फिर थोड़ी टाइम के बाद भगोना फेंक दियो। मैं कहूँ क्या गिराई, तो कहना खीर गिरेगी। ऐसा करेंगे, दाल खिला के भिजा देंगे उसको। और जरा जल्दी कर भाई, छुनुन मुनुन मत कर। मेरे सनम की वो पहली निशानी
हाथों में चरखी उड़ाए पतंग किने देखा बोलो मेरा सनम क्या रे जराजे तेरे बाप के हाथ से टिक छूटने लगाती तेरा सत्यानाश हो जाए तेरा इधर आ। ओ साहब अरे रुको हो आ रहा मैं भी अब भी आ रहा मैं रुको 2 मिनट। अब तू क्यों नीचे आ रहा, ऊपर ही रह। उतारता टोपी अब, जब मैं ले लूं फांसी। उतार जल्दी टोपी, चल। अरे उतार रे, जल्दी बांध रहे, फेंटा उसको। क्या वहीं गिरा रहा। अबे तो हटक से कर रहा क्या मैं। एक तो पहले तुम्हारा पूरा पक्का गंजा है देखो, हम तुमने फेंटा लेके आ गए साटी निका निस्ता सटक जा रहा, वो हटक से कर रहा मैं। लेकिन वो एक मेरे लिए चैलेंज था। चैलेंज भी था। ये जैना भी इधर है और वो चीचा भी है और लेडीज भी उधर है, वो मेरे लिए चैलेंज था। बहुत बड़ी बात थी। फिर एक मेकअप करके पूरा शूट कर लेना उसको, फिर इसका पूरा शूट कर लेना, फिर उसको एडिट में हर बार एक प्रिंट ये कैसेट निकाल के वो कैसेट कंप्यूटर पे एडिट किए थे नहीं ना, मैंने VCR टू VCR अच्छा, एडिट वो भी किया VCR सब फिल्में। मुन्ना फिल्म भी अपनी जो VCR टू VCR एडिट किया मैंने उसको। और उसके बाद फिर कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर आया। फिर ये होने के बाद में मुझे याद है कि शायद मालेगांव नितिन सुखीजा आज तक चैनल से आए थे डॉक्यूमेंट्री के लिए, और उससे पहले शायद हिंदुस्तान टाइम्स से कोई पेपर, मराठी पेपर था कोई ये कोई अपना नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मनमाड़ से आए थे, महाराष्ट्र टाइम ऐसी कुछ था पेपर, तो मराठी में आया था। नहीं तो वो अखबार में जब आया तो नितिन सुखीजा ने कहीं देखे उसको, तो वो जब मालेगांव में आया वो तो हैरत करे ये चीज़ के लिए, क्योंकि देखो मैं बीच में एक बात और भूल रहा कि जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी दहशतगर्द के टाइम पे आए, मैंने ट्रॉली यूज किया था और क्रेन भी यूज किया था। अच्छा। उस वक्त जब खेत में जो शूट कर रहे थे ना, तो एक मुझको एक मैं बताऊंगा वो एंगल मैंने लिया भी, शूट भी किया था। दहशतगर्द में एक सिचुएशन है जो हीरोइन मतलब बोले वो पूजा करती है, तो वो एक वो आता ना बीच में घर के बाहर तुलसी का पेड़, हाँ, तो उसको मैं इसको शूट करना, तो एक मेरे को अचानक नजर पड़ी वो उसके ऊपर बैलगाड़ी पे, तो बैलगाड़ी पे बैठ के मैंने वो नीचे से ऐसे ऊपर उठाया। अच्छा। वो चीज़ को तो दिमाग में मेरा ओके। और दहशतगर्द के टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी थी कि यार वो साइकिल का मैंने यूज़ किया, तो किसी ने वो अखबार में लिखा था ये। अच्छा। कि देखो कुछ नहीं रहता, क्रेन का भी यूज़ करते, ट्रॉली की जगह इसको यूज़ करते। तो वो अखबार में जब आया तो नितिन सुखीजा ने देखे और वो आके डिमांड करे कि यार ये होना मुझको ये शॉट लेना है, ये शॉट, ये 2 चीज़ का तो खास तौर से ना जो तुमने यूज़ करे इससे पहले। और न्यूज़ इतनी लोगों ने पसंद करे, नितिन सुखीजा वापस आए और वो डॉक्यूमेंट्री का सोच के आया कि यार इनके अंदर इतना स्टेमिना है, ये लोगों में इतना मसाला यहाँ पे भरा हुआ है, तो इसको अब डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो फिर वो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बना जो अवेलेबल है, दूरदर्शन वालों ने लिए थे। और फिर वो ZTV से एक मैडम आए थे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। हाँ, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था वो शो का नाम था। तो स्पेशल सेक्शन रखे थे अपना। तो बीच में मैं तो बोलने लगा था ना यार फिल्में बहुत कम बनती, इससे न्यूज़ ज़्यादा बनी हमारी, ये डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा बनी। नितिन अभी वो तो वहाँ से पॉल मार्टिन भी आया था इंग्लैंड से। मेरे पास तो सब न्यूज़ है जो बाहर से कितने लोग आए। सही। इस बीच में ऐसा हुआ कि फैज़ा ने वो देखी, न्यूज़ वगैरह कहीं देखे होंगे। अब वो आए, उस वक्त मैं काम छोड़ चुका था, तो वो मुझको बोले कि यार क्या नासिर कोई कंसेप्ट है, हम लोग डॉक्यूमेंट्री तुम्हारे ऊपर बना रहे हैं। मैंने बोला देखो मेरे पास तो कैमरा भी नहीं है। अच्छा, फिर बोल रहा मैं एक चीज़ बीच में, इस बीच में अपना मुर्तुज़ा भाई वो मुझको जिद करे नासिर भाई तुम बैठो मत। जो उस वक्त तो वीडियो पार्लर भी बंद हो गया था, कुछ काम नहीं था, मतलब कम से कम 2 साल बैठ के हमने खाए, 2-3 साल, जब वीडियो पार्लर कुछ नहीं था कि अब चालू हो जाएगा, जब चालू हो जाएगा। तो उसको बेचारे को मतलब बोला उसने कि नासिर भाई तुम बैठो मत, मैं कैमरा दिलाता तुमको। तो उसने पैसे दिए 40,000 रुपये मुर्तुज़ा ने मुझको। हाँ, बोले तुम लगे तो प्रोजेक्ट कर। मतलब देख ना, मैं तुझको ये बोलता मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा, उसके बाद दे पाऊँगा मैं, और पहले कंफर्म करूँगा कि यार वो बिक जाएगा तो फिर मैं तुमको वो काम करूँगा, मैं पहले कंफर्म कर लूँ कि मैं दे पाऊँगा कि नहीं पैसे। तो बोले ठीक है। तो फिर मैं आसिफ से पूछा, आसिफ में उस वक्त मेरे पास आया था कि यार एक नया शुरुआत करते। तो एक साल में मेरा 3 प्रोजेक्ट मैंने उसके किया था। एक कर्जदार मास्टर था, एक जैने को ओढ़ दो, और एक जैने की 12 भंगड़। अच्छा। तो ऐसे 3 प्रोजेक्ट के पैसे जैसी है मैंने पूरा उसको रिटर्न करा मुर्तुज़ा भाई को। तो उस वक्त मेरा 360 कैमरा लिया, फिर शादी ऑर्डर ही चालू था उस वक्त, और ये तो 2-3 प्रोजेक्ट मैंने खानदेश की किया था। इस बीच में फैज़ा जी आए थे। अच्छा।
तो वो बोले हम बनाना चाहते हैं। मतलब देखो छोटा मोटा मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है और फिल्म का तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई। बोले ठीक है हम देते पैसे, तो मतलब तुम देंगे तो ठीक है मैं करूँगा, कोई बात नहीं। तो बोले क्या है तुम्हारे दिमाग में ऐसा, तुम क्या सोच रहे करना चाहते? तो मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि सुपरमैन बनाने का मुझको। तो वो खुद सुन के हैरान हो गए, सुपरमैन मालेगांव में। मतलब ये तो बात है, मेरे दिमाग में उस वक्त मैं सुपरमैन लगाता था वीडियो पार्लर। तो देख देख के तो आदमी चीज़ को 10 बार देखेगा तो बार बार दिमाग में आ जाता कि एडिट कैसे होता है, ये शूट कैसे होता। तो बोले कैसे करेंगे? मतलब देखो जो ओरिजिनल फिल्म थी उसमें तो बड़े बड़े मुद्दे थे, मतलब इंटरनेशनल मुद्दे वो लोग उठाते थे। मतलब ये जो हमारा सुपरमैन है ये मालेगांव के मुद्दे उठाएगा, तो उनको पसंद आया कंसेप्ट। फिर उड़ाने की बात थी तो फिर मतलब कोशिश करेंगे, अभी टेक्नोलॉजी तो आ गई सब। फिर बोले चलो ठीक है शुरुआत करते। फिर मैं आया अकरम भाई तुम्हारे पास, फिर मतलब अपने को शूट करना है। तो मैं चाह रहा था, अब मैं थक गया एडिटिंग, सब तुम शूट करो, इसकी एडिट तुम करो। तो उस वक्त क्रोमा तो आ गया था। तो अपन बोले कि यार ये क्रोमा है, इसमें ये यूज़ अपन ट्रायल करेंगे। फिर वो डॉक्यूमेंट्री में जो भी हुआ वो 2 महीना थे हमारे साथ डॉक्यूमेंट्री वाले। वो ये शूट करते थे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, जहाँ जा रहे, मतलब एक एक पल भी नहीं छोड़े। वो 200 डीवी बनी थी उनकी, उसमें से 1 घंटे की डीवी निकाले उन लोगों को टाइमिंग। 200 घंटे में से 1 घंटा निकाला। 200 घंटे में से 1 घंटा वो लोगों ने निकाला। तो डॉक्यूमेंट्री फिर सबका आया उसके अंदर जो अवेलेबल है। फिर मैंने उनको ये बोला कि ये राइट्स मुझको देना, ये मैं वीडियो पार्लर पे लगा के निकाल लूँ, तुम पैसा मत देना, तुम जो फिल्म के पैसे लगे वो मुझको देना। वो 1 लाख रुपए दिए थे, 50,000 में तो फिल्म बनती, मुझको 1 लाख रुपए दिए थे वो डॉक्यूमेंट्री के, तो पूरे पैसे तो उसमें ही लग गए थे। मुझको ऐसा लगा कि अब ये बेच के मैं थोड़ा निकल जाएगा पैसा, क्योंकि ये सुपरमैन अब वो लेवल की बन गई। ये सेंसर करवा के इसको अपन बेचेंगे, मुझको ऐसा लग रहा था सुपरमैन को, इसके पैसे फिर निकाल लेंगे अपन। और पैसे नहीं थे मेरे पास सेंसर करवाने को, वापस वही कंडीशन आ गई। तो शबीना का मैंने हार पूछ के आ गया, इसका बेच डालूंगा मैं हार, और इसको सेंसर करवा के फिर इसको बेच डालूंगा। क्योंकि जब फेस्टिवल में जाएंगी, फेस्टिवल का ऑफर आया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल में गई थी, तो मैं बोला साथ साथ में अपनी फिल्म भी जाएंगी गोवा फेस्ट फिल्म में। तो उनको वो डिमांड कर दिए थे सेंसर होना ज़रूरी है। तो मुझको ऐसा लगा कि अगर सेंसर करके वहाँ पे जब बताएंगे तो अच्छी कीमत आ जाएंगी। यकीन मानो इत्तेफाक ही होता, देखो ये कुदरती बात है। दूसरे दिन सुनील बोरा खुद आ गया, मतलब माल बॉम्बे से। तो बोले नासिर भाई मैं सुनील बोरा है, मैं पहचानता नहीं इंडस्ट्री वालों को ज़्यादा। तो वो आया, बोले नासिर भाई कुछ। तो मैंने बोला देखो एक फ़िल्म मैंने बनाया, वो मैं अभी देना चाहता हूँ, तो ये फिल्म मैं बेचना चाहता। बोले मैं खरीदता, बोले इसको। अरे बोला अरे, फिर मैं फैज़ा को फ़ोन लगाया अलग जाके, मतलब यार ये बोल रहे मैं फ़िल्म खरीदता, तो ये वही है कि कौन है पता नहीं मेरे समझ में। तो ये पूछे, बोले हाँ सुनील बोरा, बहुत बड़े नाम है इनका, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर है बोले। तो जगह पे मुझको 20,000 दे दी। बोले अब तुम 2-3 दिन बाद आओ और ये फिल्म मैं ले लेता। अच्छा, तो एक शुरुआत वहाँ से। 20,000 में बेचे थे फिल्म वो? नहीं 20,000 मुझको दिए, दिए, देकर चले गए वो। ओके, अब 20,000 दिए, अब आओ बम्बई। फिर चक्कर लगाना शुरू हुआ, अभी रुक जाओ अभी टाइम ये वो, उसको महीनों 2 महीना हो गए। फिर वो चीज़ कोई भी लेट होते गए, सेंसर हो गई, वो लग भी गए, लेकिन इनके पास राइट्स मैंने देख चुका था इनके, अब वो रिलीज़ नहीं हो रही सुपरमैन। अब वो बोले नासिर भाई तुम चलो ठीक है, कुछ कंसेप्ट है तुम्हारे दिमाग में दूसरा? बोले अरे मतलब सर ये देखो यही पिक्चर बिक जाएंगे तो कुछ कंसेप्ट दिमाग में आएगा। बोले तुम बताओ तो सही, अपन सीरियल बनाते, बोले कुछ सीरियल। अब मैं कोई भी काम ईमानदारी से करना, ईमानदारी से बताना। वो दीप्ति भटनागर के पास ले गए, सुनील बोरा ने मुझको मिलाए। अब वो दीप्ति भटनागर को मैं वो उनको ही बोल रहा, मैंने आपको कहीं देखा है मैं जानता नहीं था, मतलब फिर बाद में रिसर्च करा तो बोले यार बहुत बड़ी हीरोइन है ये दीप्ति भटनागर इनका। तो मैं इनको सुनील बोरा से पूछ रहा, मतलब इनको कहीं देखा है? मतलब बोले दीप्ति भटनागर है, बोले ये हीरोइन आ चुके हैं। मैं जानता नहीं था, तो एक कॉमेडी वहाँ से शुरुआत हो गई। वो भी खुद भी हंस रहे थे दीप्ति भटनागर। तो वो सब टीवी से उनका बहुत अच्छा था दीप्ति भटनागर का। तो सब टीवी पर बोले हमको देना है, तू डेमो बनाओ। बोला डेमो बना देंगे तो पैसे मिल जाएंगे। बोले हाँ यार कोई बात है कि मिल जाएंगे पैसे, तुम बनाओ तो सही। अब यहाँ आकर डेमो की शुरुआत करे, किटू के लिए टीम बनी पूरी, हमीद भाई ये फरो सब। तो अपने हिसाब से जो दिमाग में मेरे था एक कैरेक्टर, क्योंकि मिस्टर बीन में लगाता था ट्रेलर वगैरह में, मिस्टर बीन का तो दिमाग में बैठा था। चार्ली चैपलिन के बाद मिस्टर बीन को ही अपन ने वो उस वीडियो पार्लर पे लगाए। तो ये जब कंसेप्ट बताया तो पसंद आया, इसका डेमो अपन ने बनाया। बना के जब मैंने बताया तो इतना पसंद आया वो सब टीवी वालों को, बोले बुलाओ इनको, बोले चलो इनको शो देते। अब इनका पायलट बनाओ उसका 1-2। फिर सुनील बोरा वगैरह मिल के ये बोले कि अहमदाबाद में करते इसको।
वहाँ शूट करेंगे, बोले इसका चलो वहाँ डेमो बनाएंगे। अब वहाँ जाने के बाद कोई इन्वॉल्वमेंट इनका भी आया, कुछ इनका ऐसा मिला के वो अपना भी इन्वॉल्वमेंट कुछ डाले, मज़ा नहीं आया वो था चीज़ 1-2 एपिसोड या कुछ 2 बने थे, कुछ 2-3 एपिसोड, पूरा 2 पायलट शूट करे, लाए, बताए सब टीवी पर, बोले ये होना ही नहीं हमको। बोले जो नासिर ने जो शूट किया था ना जो मालेगांव में, वो शूट होना, बोले वैसे ही होना, हमको म्यूट कॉमेडी भी होना, ये डायलॉग भी नहीं होना, डायलॉग चाहिए नहीं था। हाँ डायलॉग भी था उसमें, डायलॉग भी रख लिए थे। तो मैं बोला अपनी शर्त में रखता। अब मैं सोच रहा था कि ये नहीं हो प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है, मेरे को टेंशन, मैं नहीं करना चाह रहा था उसको। मेरा मूड था ये ना, ये ऐसा ऐसा बोलूँगा तो नहीं बोल देंगे था। मैं बोला मालेगांव नाम दो उसके अंदर, मालेगांव का चिंटू नाम दो। वो बोले चलो ठीक है, उस पर राजी हो गए। मतलब मालेगांव में शूट करूंगा, मैं बाहर नहीं करूंगा, बोले मालेगांव में करो। तो पूरी टीम आ गई यहाँ पर। सही बात है। तो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ मालेगांव का, फिर वो इतना पसंद किए और फिर वो चलते ही गया। एक सीजन हो गया पूरा। अब सेकंड सीजन में डिमांड ये आया कि आप बाहर शूट करेंगे अब ये पंचगनी में, लेकिन मेरा टारगेट यही था कि मैं मालेगांव में करूं। फिर पंचगनी सीजन में बाहर का बोल रहे थे ना उन लोग, क्या अब मालेगांव नहीं मतलब मालेगांव से अब पंचगनी जा, हिंदुस्तान में आप हर जगह जा रहे थे। तो मेरा मूड ही नहीं था और कुछ एपिसोड में आया भी नहीं था मैं, यही वजह से कि मालेगांव में शूट करूं। फिर वहाँ शूट हुआ अपना पंचगनी में। फिर सेकंड सीजन ऐसा हुआ कि जब कंसेप्ट बताया उनको कि यार देखो ये चिंटू जब बाहर जाता, अच्छा मैंने इसलिए बताया था दीप्ति भटनागर को कि ट्रैवल शो करते रहते, तो इनको मैंने एक कंसेप्ट बता चुका था कि यार चिंटू अब अगर बाहर गया आउट ऑफ कंट्री और ये ऐसा मूवमेंट किया तो उनको पसंद आ गया। तो वो सेकंड सीजन फिर शुरुआत हुआ मालेगांव का चिंटू का। तो वो सीजन अपन बाहर करें, साथ में थे अकरम भाई तुम और सब पूरी टीम अपनी 10 कंट्री में शूटिंग करे अपनी उसकी। तो पहला प्रोजेक्ट ही स्विट्जरलैंड में था, स्विट्जरलैंड, इटली, हांगकांग, मलेशिया, दुबई, लद्दाख, थाईलैंड, मतलब पूरी 10 कंट्री में पैसा वो लोग लगा रहे, अपन एंजॉय कर रहे, काम कर रहे। लोग समझते एंजॉय कर रहे, लेकिन अपन 5 बजे उठा देते थे वो लोग अपने को, और रात में 7-8 बजे तक के काम चलता था। तो अपने को घूमने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो जब चिंटू हुआ मालेगा, फिर थर्ड सीजन करे चिंटू पिंटू, 3 सीजन हो गया। फिर मैंने बोला सर पिक्चर अब रिलीज करते, अभी तक रिलीज नहीं हुई सुपरमैन। और बाकी पैसे दिए कि नहीं उन्होंने? वो तो पैसे फिर हो गया, वो क्लियर हो गया मामला। तो एक और ऑफर है उनकी तरफ से, अभी मुलाकात है उनसे, अब देखते हैं इंशाल्लाह जा करके दीप्ति भटनागर सिनेमा बुरा तरफ से। अगर अभी रिलीज करना चाहो तो थोड़ा सा उसको नहीं है, वो खुद ही बोल रहे अभी करते बोले यूट्यूब पे अपन उसका चाहते देखना वो फिल्म। हाँ अपनी। तो ये देखो ऐसा तरीके से मुझको ये काम मिला जो मैं नहीं चाह रहा था, और वो होते गया ये सब काम। और फिर सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। हाँ, तो ये जो ये डॉक्यूमेंट्री जब हर कंट्री में बताई गई, फर्स्ट टाइम ये जर्मनी बताई गई, तो जर्मनी भी फैज़ा ने लेकर गए थे साथ में मुझको फर्स्ट टाइम, चिंटू से पहले की बात है ये। तो हर फेस्टिवल में जा रही थी। तो ईफी में गई थी ये, जोया अख्तर से वहीं पे मुलाकात हुई, जोया जी से, अपना ईफी में ना, ईफी ना नहीं ओशियन फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में। तो जब वो 2000 बच्चे आए थे वहाँ देखने के लिए, स्पेशल शो हुआ था। दो 2000 बच्चे स्पेशल एडिटोरियम में रखे थे। वो सुपर मैन, वहाँ की स्कूलों ने फरमाइश की थी कि हमारे बच्चों को बताओ ये बताओ। हाँ मुझे याद है ना, डॉक्यूमेंट्री 2-3 दिन बताई गई थी। हाँ 2-3 दिन बताए गए थे और पूरा छा गया था, मतलब वो सुपर मैन ऑफ मालेगांव वो पूरा छा गया था वहाँ पर। और इसी बीच में जोया जी आए थे देखने के लिए, और मुझको जब देखे और खाना नाश्ता कर रहे थे सवेरे, नासिर, वो तो ऐसे नासिर से पहचान गए थे, मतलब कौन बुला रहा। जब पता चला जोया जी है ये, तो फिर मुझको बोले नासिर तू मुझसे मुलाकात कर बॉम्बे आके, मैं तेरी लाइफ के ऊपर, उस वक्त मुझको बोल दिए थे, आज से 15-16 साल पहले, 13 साल नहीं ना 15 साल ना भाई, 12 हाँ आस पास, मतलब ठीक है। तो उस वक्त मुझको वो नासिर मैं तेरी लाइफ की पिक्चर बनाना चाहती, उस वक्त बोलती थी बॉम्बे आके मिल। बॉम्बे गया, एग्रीमेंट बन गया मेरा, खुशी। 2-3 फिल्म थी उनकी, वो शुरू हो गई, लेकिन अपनी फिल्म का कोई आता पता नहीं। फिर मुलाकात होती थी, बात होती थी कि ना नासिर रुक जा, अभी कर, अभी ये प्रोजेक्ट, अभी वो प्रोजेक्ट। लास्ट मतलब 2 साल पहले फ़ोन आया मुझको, नासिर हम लोग अभी हो गया रेडी, अब फिल्म बनाना चाहते हैं, और ये जो फिल्म बन रही तेरे सब्र की वजह से फिल्म बन रही, बोले तो इतना वेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना 15 साल में रुका वो फिल्म की वजह से। फिर उस वक्त वरुण गुरुवार से मुलाकात हुई, राइटिंग हुई, तो फिर सबसे आदर्श गौरव यहाँ पर आए, रुक के 15 दिन यहाँ पर मेरे साथ पूरा रिसर्च करे, रीमा काकती आए, तो बीच में मुलाकात होती रही मेरी जोया जी से भी, तो पूरी स्टोरी में से पूछे। तो फिल्म जब अपने टोरंटो में जब उसका स्क्रीनिंग हुआ था,
वो टाइम क्या जज्बात थे या क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? अरे बड़ी खुशी, पहले बात तो ये हो रही कि सबसे पहला के नाम दिए मालेगांव का, कि मालेगांव से शुरुआत की है कि मैं सुपरवाइजर ऑफ मालेगांव। उसके बाद उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ कनाडा में। हाँ, तो वो स्पेशल मुझको लेकर गए वहाँ पे, सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाए। तो कई बड़े बड़े लोग भी आए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी 2000 लोग आए थे देखने के लिए। एडिटोरियम में रखे थे वो फिल्म को। टोरंटो की बात हो रही है? टोरंटो। तो वहाँ पर ये 5 दिन का टूर वो था वहाँ पर, और अलग अलग जगह भी था, स्क्रीनिंग थी वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला वहाँ पर। तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला जो हिसाब से वो लोग बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात तो मेरे को तो पता ही नहीं था जब स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता, तो बड़ी खुशी हुई मुझको इस चीज़ की। तो अभी आगे मतलब क्या प्लान है? आगे कुछ अभी कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो, या अभी बिल्कुल ही किनारा कशी इख्तियार कर लिए? नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। जैसे मेरा आज तक के मैं कोई बिजनेस किया नहीं, ना कारोबार मैंने किया। अब ज़िंदगी में अब जाके बच्चे लोग, अभी भी भाड़े से मैंने दुकान दिया कि बच्चों की ट्रेनिंग हो। उनका मिजाज नहीं है सब फील्ड से, तो उनका मतलब बिजनेस सीख जाएंगे या कारोबार कुछ सीख जाएंगे, एक आवक का जरिया बन जाए। क्योंकि अभी तक मेरा कुछ नहीं किया मैंने, अब जाकर मतलब ये लोग लग जाएंगे तो एक फ्री हो पाऊंगा मैं। एक घर की जिम्मेदारी है। एक वीडियो पार्लर के बाद अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया। शोरूम है जो भाई संभालते, इधर होटल है जो भाई की है, इधर जो बेकरी है वो भाई की है। तो मेरा जो जिम्मेदारी है अभी होम अप्लायंस का जो शुरुआत है, अभी भाड़े से फिलहाल तो अभी जो जिम्मेदारियों से मुक्त हो, ये होने के बाद है प्रोग्राम में मेरे 2-3 प्रोजेक्ट है, जिसमें से जोया अख्तर, रीमा जी ने भी मुझको ऑफर की है कि मैं चाहूंगा कि अपने अंदर के इसको मरने मत दो, इसको जिंदा रखो और उसके लिए आगे कोशिश करते रहो। नहीं, तो मैं ये बता रहा था कि जोया अख्तर, रीमा काकती ने मेरे को हौसला दिए कि नासिर कुछ सोचो, कुछ हम तुमको कोऑपरेट करेंगे तो बड़ी फिल्म का। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है। लेकिन मैं एक काम करो, हिस्ट्री करो, मैं ऐसा सोच के मैं वो काम करता, कुछ भी करके मतलब अब नहीं है। कुछ करेंगे तो अच्छे ही करेंगे। 2-3 है दिमाग में कंसेप्ट मेरे। एक OTT का भी चल रहा, तो कुछ अच्छा सा है चल रहा है। इंशाल्लाह वो आगे होगा, अल्लाह आसानी करे। बहरहाल हम दुआ। लेकिन एक बात मैं ये बोल रहा साथ साथ में, जितनी जैसे खुशी है अपने को हो रही है, जितनी खुशी हुई आज मुझको उससे ज़्यादा गम भी है। मैं बोला भी लास्ट टाइम में ये कि आज हमारे बीच में शफीक नहीं है, हनीफ भाई नहीं है, या फ़रोग नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा, जिसमें वो होम गार्ड का जो अपना नसीब खान, सबने कोऑपरेट किए, और सभी ने कोऑपरेट की वजह से आज ये इंडस्ट्री बनी हुई है। मेरा एक हिस्सा है, लेकिन उनके भी इतनी मेहनत है। आज मैं बोलना चाहता, आज उनका वक्त था ये। जैसे जो हनीफ भाई जैसे काम करते थे, या फ़रोग का जो जुनून था, जो सपना था, वो आज ये पूरा हो सकता था ये। और मैं इस बीच में ये भी बोलना चाह रहा कि शफीक को उस वक्त मैं मना करता था, अच्छा पहले से मना करता था, गुटखा मत खा, उससे कैंसर होता, ये प्रॉब्लम होते। यही बात का मैंने आज तक के दारू नहीं पिया, सिगरेट बीड़ी। लोग समझते होंगे लोग इतना बड़ा काम दिया भैया, वो हाँ बहुत दूर की बात है। तो मैं बहुत परहेज करता, और जो दूसरा करता मुझको भी खराब लगता उस चीज़ की। मैं बहुत ये चीज़ों से तो शफीक को मना करता था, गुटखा मत खा। लेकिन आज देखो ऐसी स्टोरी बनी है वो चीज़ की। अच्छा, मैं बाद में बोला ऐसा नहीं है, मैं पिक्चर के खिलाफ, उस हीरो तो उसमें वही था शफीक, लेकिन वो गुटके से ही वो ये अपना उसके खिलाफ में लड़ा गुटके के, और वो उसमें इंतकाल हुआ उसका, और फिल्म भी बनी उसमें ही वो कैंसर में। तो मैं ये बोलना चाहूँगा ये अपने तुम्हारे चैनल के थ्रू कि गुटके का परहेज करो। मैंने देखा उसको मरते, मैंने देखा शफीक को, सर मारता था दीवार के ऊपर वो, और इतना कमज़ोर भी हो गया था यार वो, बहुत ज़्यादा महक आती थी खाने की, तो यहाँ से निकल जाता था खाना उसका। उसको मैं मना करता था, शफीक देख मत का। तो गुटके के लिए मैं बोलना चाहता, मैसेज भी दिया था उसने लास्ट में, देखो गुटका 2 बच्चे छोड़ के गया, 2 बच्चे छोड़ के गया। तो क्या अपने आप से खिलवाड़ करके क्या मतलब है? मजाक में लेता था मेरी बात को। मैं आज भी मैसेज देता सबको कि देखो गुटखा नहीं खाना चाहिए, ये इससे कैंसर होता है, इससे अपने आप के दुश्मन बनो, नस्ल चली जाती, एक आदमी जाता, एक नस्ल जाती, एक नस्ल चली जाती। सही है। तो मैं इससे बोलना चाहूँगा तुम्हारे चैनल के थ्रू के लोग जो गुटखा खाते परहेज करो। आज ज़्यादा हो रहा, उससे ज़्यादा आज मालेगांव बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीज़, बहुत ज़्यादा। एक परिवार का एक आदमी जाता, उसके ऊपर दिल पे क्या बीतती होंगी वो।
अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे आमीन, यार, आमीन। बेचारा बहुत मेहनती था और उसको अभी कमी महसूस होती है अभी इस दौर में। बहुत ज्यादा, अरे वो स्टार होता, अभी हाँ, स्टार होता नहीं, वो जो मालेगांव माहौल का। बना था यार, वो आसिफ बहुत महसूस होता है। अलविला के साथ इतनी जोड़ी बनी उसकी, इतना अच्छा चला उसका, बस एक चीज की वजह से वो बस एक चले गए। मामूली गलती जिसको हम, जैसे नासिर भाई, मैं जहाँ तक के आपके मिजाज को समझता हूँ, आप वही काम करते हो जो आपके दिमाग में रहता है, जो सही लगता है, ठीक है। लेकिन मालेगांव में बहुत सारे लोग, मेरे जैसे भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब पर बिजी हैं, फेसबुक पर बिजी हैं, इंस्टाग्राम पर, कहीं ना कहीं वो मसरूफ़ है यही काम को लेकर, उससे पैसा भी कमा रहे हैं और नाम भी बना रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, पहले तो खुशी होती इस बात की कि जो अपने काम शुरू करे थे वो पॉजिटिव में चल रहा। आज भी अल्लाह का शुक्र है, कोई वल्गर, कोई दूसरा काम ऐसा नहीं कर रहा जो मैं भी बोल सकता कि देखो, और जहाँ होता तो वो सुन भी लेते। कुछ ऐसी चीज़ें होती फिल्मों में या फिर प्रोजेक्ट में कुछ, तो अपन बोल देते वो चीज़, और ये बरकरार रखे। और एक इनका भी एक अलग लेवल चला नाम का, और मेहनत जो करेंगे वो तो आगे बढ़ेंगे 100%। और मालेगांव का एक नाम जुटा हुआ है, उसके साथ साथ मैं चाहूँगा उनको ये मैसेज देना कि आगे चल के आप भी ध्यान रखो इस चीज़ का कि कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी वल्गरिटी ना आए, डायलॉग ना आए, कुछ ऐसी सिचुएशन ना आए जिसकी वजह से किसकी दिल आज़ारी हो या कोई किसी को तकलीफ़ हो, जिससे हौसला मिले या कोई सबक हो उसके अंदर वो चीज़, वो कामों में। तो मैं तो खुश होता कामों से देख करके, बहुत अच्छा, और अल्लाह ताला तरक्की दे उनको अपने अपने कामों में। लेकिन इसके थ्रू ऐसा काम करो जिसकी वजह से एक माशरा भी सुधरे, या एक माहौल सुधरे, एक माहौल अच्छा सा बने जिसकी वजह से एक इजाफा हो ना काम में मालेगांव का। क्या देखो यार, यहाँ पे ऐसे भी काम होते और अच्छे काम होते और अच्छे मैसेज जाते हैं इसके थ्रू। ये देखो, एक मैसेज का जरिया यही है मीडिया, सबसे बड़ा मीडिया। और आज तुम जो बोलेंगे वो जिंदगी भर के लिए छप जाएगा। आज थोड़े से पैसे के लिए कमाना और कुछ भी बोल देना और कुछ भी कर लेना, ये मैं जो करता हूँ कोशिश, देखो हुआ भी होगा ठीक है अपने वक्त में, लेकिन आज जब शऊर आता तो आदमी कोशिश करता कि वो अच्छा काम हो या अच्छा मैसेज हो। हमारे परिवार से बोलो, गाँव वालों से बोलो, हम चाहते कि हम सुधरे, मोहल्ला सुधरे, गाँव सुधरे, देश सुधरे। एक ही लफ्ज़ है कुरान शरीफ में, सफाई आधा ईमान है। अब सफाई को हर जगह ऐड कर लो, सही है। गंदगी बोलो कितनी है मालेगांव में, हर चीज़ों में कैसे तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने आप की सफाई, घर की सफाई, गांव की सफाई, देश की सफाई, बस उसके अंदर आधा ईमान छुपा हुआ है, और उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ों में। तो हमारे ये इसके थ्रू भी हम ये मैसेज दे सकते। खैर नासिर को बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, और एक पूरी डिटेल में आज हमारे सामीन को, हमारे दर्शकों को, जो आपके चाहने वालों को आपकी पूरी कहानी आज शायद फर्स्ट टाइम डिटेल में उनको समझ में आई कि शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि नासिर भाई की ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिए कि वो जो भी मकसद से आगे कुछ करना चाह रहे हैं वो उसमें कामयाब रहे और 100% कामयाब रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।